नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ रंजीत कौर और सबसे पहले बात करेंगे निर्भया कांड की। निर्भया कांड में दोषी नाबालिग को सुधागृह से रिहा कर दिया गया है और लेकिन फिलहाल वो दिल्ली के एक एनजीओ की हिफाजत में रहेगा। इसी बीच नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता पिता भी शामिल थे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नारेबाजी की और नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध किया। अंधेरा होने तक भी निर्भया के माता पिता समेत कई प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर जमा थे, जिन्होंने पुलिस से बड़ी मशक्कत के बाद वहां से पुलिस ने हटाया। नाबालिग दोषी की रिहाई को रोकने के हर संभव प्रयास में जुटी दिल्ली महिला आयोग ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नाबालिग दोषी की रिहाई को रोकने की मांग की गई थी। आने नहीं दे रहे हैं हमें। हम तो अभी फिलहाल हमारी आप लोग अभी जंतर मंतर गए थे, वहाँ पर क्या? वहाँ से भी आने नहीं। हम इन्होंने जैसे इंडिया गेट में हाल कर रखा है, वहाँ पे भी वैसा। आपको क्या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना? बिल्कुल शांति, चुपचाप बैठ के हम अपनी आवाज। आप बताइए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि आप मतलब क्यों प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहा है? अब पता नहीं, हम देश के वासी नहीं होंगे इसलिए नहीं करने दिया जा रहा है। ये इनको डर है कि अगर हमारे साथ लोग आ जाएंगे तो कहीं कुछ दंगा न हो जाए, कुछ फसाद न हो जाए। हालांकि ऐसा हम लोग कोई विचार नहीं, हम लोग तो शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने आए हैं और रखेंगे। अब क्या स्टेप है आगे आप लोगों का? आंदोलन होगा, इसके आगे कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि ये नाबालिग की एक बात नहीं है, 4 और भी अभी हैं जो कि 19 महीना हो गया, कोई अगर डेट नहीं पड़ा तो निश्चित रूप से हमें आंदोलन तो करना पड़ेगा। तो प्रोटेस्ट आपका जारी रहेगा आगे? अभी बिल्कुल जारी रहेगा। फैसला आया, मुझे निराशा हो गई कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं रोड पे उतरी हूँ। इसका कारण सरकार है, हमारी कानून व्यवस्था है। मेरे रोड पे होने का कारण हमारी सरकार को जाता है, हमारी न्याय व्यवस्था को जाता है। जब तक हमारे सिस्टम में हमारे सरकार को ये समझ नहीं आएगा कि नहीं महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, विक्टिमों को इंसाफ चाहिए, तब तक ये डीडीसीए को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली और आम आदमी पार्टी के बीच जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि का केस करने का फैसला किया है। जेटली ने बताया है उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का दीवानी मुकदमा तथा पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर करने के लिए कानूनी टीम को निर्देश दिया है। जेटली ने अपने परिवार के लोगों के खिलाफ भी आरोपों को बताते हुए कहा कि मेरा ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य ही नहीं है जिसका कभी भी किसी भी तरह के कामकाज में एक पैसे की भी रुचि रही हो। खेल प्रबंधन के कामकाज में मेरे परिवार का क्यों हिस्सा होना चाहिए? जेटली ने केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं को कोई कानूनी नोटिस नहीं देने का विकल्प चुना है, इसके बजाय सीधे ही अदालतों में मामले दायर किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच डीडीसीए मामले को लेकर चल रही सियासी तानातानी के बीच आपने रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला तेज करते हुए कहा कि वो सोमवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। आप नेता संजय सिंह ने रविवार रात ट्वीट कर कहा, मैं कल अरुण जेटली और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आपने उनके तत्काल केंद्रीय मंत्रिमंडल को हटाने की मांग की है और कहा कि वो इस तरह की धमकी भरी रणनीति से नहीं डरेगी। आप सरकार ने डीडीसीए में कथित लापरवाही की जांच के लिए एक जांच आयोग के गठन की भी घोषणा की है। स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने पंजाब में सत्ताधारी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठबंधन पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ राज्य के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और वो अब बेसब्री से एक ठोस विकल्प की तलाश में है। योगेंद्र ने कहा कि हमने मौजूदा सरकार के खिलाफ बढ़ रहे गुस्सा और नफरत देखी है। मैं राजनीति का पेशेवर छात्र रहा हूँ और कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसने उसके ही नागरिक इतनी ज्यादा नफरत करते हो। लोग बेसब्री से विकल्प की तलाश कर रहे हैं। यादव ने कहा कि दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों को ऐसे विकल्प मिलते हैं जिनके नाम तो अलग होते हैं लेकिन काम के मामले में भी वो अलग ही नहीं होते। उन्होंने ऐसे विकल्प मिलते हैं जो उसी तरह की राजनीति करते हैं, उनमें से उसी तरह के लोग होते हैं। परिवार से चलने वाली राजनीति होती है, दिल्ली दरबार से चलने वाली राजनीति होती है। पंजाब में कोई सही विकल्प उपलब्ध नहीं है।
और पहले दिन से ही हंगामेदार रहे शीतकालीन सत्र के महज 3 दिन बचे हैं। जीएसटी जैसे कई महत्वपूर्ण बिल लंबित पड़े हैं, जिन्हें सरकार ने लोकसभा में तो पास करा लिया है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के हमलावर रुख की वजह से सरकार उन विधेयकों को पास कराने में अब तक नाकाम रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आज और इन बचे हुए कुल 3 दिनों में भी हंगामा भर ही रहेगा या फिर संसद तरीके से चल भी पाएगी। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि उन्हें विपक्ष की ओर से राज्यसभा में कुछ महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने में सहयोग का संकेत मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि सोमवार से संसद अच्छे ढंग से चलेगी। Why there should be a show of strength before a court? Leaders should set examples by better conduct and set standards in public life. What is the example you are setting up before the people? Mobilizing people to the court, holding rallies, burning the effigy of the Prime Minister, raising slogans. Is it the answer you are giving to court? Do you mean to say that anybody, whoever is summoned by the court, they should go to the court with all hangama in a procession and mobilize people? Is it the example we are setting before the country? Congress should understand this. If the same thing is followed by others, tomorrow anybody can get a summon. Summon is only just asking, appear before the court. And if everybody tries to mobilize people and make it a big show of strength, then what will happen to judicial system? Rule of law, that is an issue to be discussed by one and all. The congressmen across the country has taken to streets in response to the summons issued by Delhi court. You want to answer the court summons in streets by demonstrations and slogans and burning effigy of the Prime Minister is highly irresponsible and condemnable. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि भारत और थाईलैंड को सड़क मार्ग के जरिए भी जोड़ा जा सकता है। यही नहीं, उनको भरोसा है कि 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क के सपने को नए साल यानी 2016 में जमीन पर उतारा जा सकता है। गडकरी ने कहा, मैं खाली शब्दों में विश्वास नहीं करता, मैं जो भी कहता हूं करता हूं। नए साल के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अब सड़क निर्माण क्षमता को 100 किलोमीटर प्रतिदिन की ऊंचाई पर ले जाना है। उम्मीद है कि वो अगले साल तक संभव हो सकेगा। ये एक क्रांतिकारी काम है, लोग अभी इसमें विश्वास नहीं करेंगे। आज के साथ हिंदी बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरें और भी हैं।